रामगढ़ कस्बे का महाजन हरिदत्त दूर दूर तक मशहूर था। उसकी हवेली में वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसी हवेली की ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई पराया नहीं जानता था। हरिदत्त की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी सविता गोरी, चंचल और रूपवान। छोटी बेटी किरण सांवली, गंभीर और सादी। बचपन से ही दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार हुआ। सविता को सोने चांदी के खिलौने दिए जाते, किरण को साधारण लकड़ी के। सविता की हर बात पर तारीफ होती, जबकि किरण का जिक्र आते ही घर में तानों की बौछार शुरू हो जाती। एक सुबह आंगन में परिवार बैठा था। किरण ने हिम्मत जुटाकर पिता से कहा, पिताजी, क्या मेरा काला रंग ही मेरी गलती है? भगवान ने मुझे जैसा बनाया है उसमें मेरी क्या भूल है? क्या आप मुझे अपनी बेटी मानते ही नहीं? किरण, तू हमारी इज्जत पर दाग है। महाजन की बेटी को रूपवान होना चाहिए। तू हमारे घर का बोझ है। सविता जैसी बेटी ही हमें शोभा देती है। गांव वाले कहते हैं कि काली किरण महाजन की बेटी कहलाने लायक ही नहीं। क्यों ना तू कहीं चली जाए, सबका झंझट खत्म हो जाएगा। यह सुनकर किरण का दिल रो पड़ा। फिर भी उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, अगर मेरी किस्मत में गरीब या मजदूर से ब्याह लिखा है तो मैं वही स्वीकार करूंगी। पर भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें बड़े घर में सुख मिले। मेरे हिस्से के सारे अच्छे पल तुम्हें मिल जाएं। यह सुनकर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। उस रात हवेली के कोने में अकेली बैठी किरण आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, आए हे भगवान, अगर अपने ही मुझे ठुकराते हैं तो आपने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा? क्या सचमुच मैं सिर्फ बोझ हूँ? अगली सुबह जब सब खाने की मेज पर बैठे थे, किरण को बुलाया भी नहीं गया। तब रसोई की दासी गोमती चुपचाप थाली लेकर उसके पास आई। छोटी मालकिन, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। ऐसे भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। कृपया खा लीजिए। गोमती, तुझे यह किसने कहा कि मैं भूखी हूँ? क्या तुझे किसी ने भेजा है? नहीं मालकिन, मैंने खुद देखा। सब लोग खाते रहे, आप अकेली आंगन में बैठी थीं। मालकिन, आप बदसूरत नहीं है। मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। जब मेरे पति मरे थे और बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तब आपने ही अपने हिस्से का खाना मुझे दिया था। आपके जैसा दयालु कोई नहीं। गोमती, तुमने मुझे वो प्यार दिया है जो मेरे अपने भी नहीं देते। तुम्हारी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन हवेली के भीतर साजिशें बढ़ रही थीं। सविता की शादी के लिए बड़े घर से रिश्ता आने वाला था। हरिदत्त और उसकी पत्नी ने तय किया, जब रिश्ते वाले आएंगे तो हम कह देंगे कि किरण कोई दासी है। उसकी असली पहचान छिपा लेना ही सबसे अच्छा है, वरना हमारी मान मर्यादा धूल में मिल जाएगी। किरण ने ये बातें अपने कानों से सुन ली। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसने उसी रात मन ही मन निश्चय कर लिया, अगर मेरी मौजूदगी ही इनके लिए कलंक है तो अब मैं इन दीवारों में नहीं रहूंगी। मैं घर छोड़ दूंगी, हमेशा के लिए। किरण ने हवेली छोड़ दी। रात के अंधेरे में बिना शोर शराबे एक सूती जोड़ी कपड़े और गोमती की दी हुई थाली लेकर रास्ते में उसकी कमर थक गई थी और मन में एक अजीब सी हलचल थी। दुख था, पर साथ ही उम्मीद भी। कुछ मीलों दूर चलकर वह जानकी के झोपड़े पहुंची। जानकी ने उसे गले लगाया और बोली, अब से तू मेरी बेटी है, किरण। मेरा घर तेरा घर है। दिन बीतने लगे। किरण ने जानकी के साथ खेत जोते, उगाई की सीख सीखी, मिट्टी से दोस्ती हुई। उसने घर संभाल के साथ पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
पहले मुफ्त में, फिर धीरे धीरे आसपास के लोग उसकी ईमानदारी और समझ से प्रभावित हुए। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते। किरण के पास कोई किताबों सी बड़ी शिक्षा नहीं थी, पर उसके अनुभव और दया ने उन्हें ज्यादा सिखाया। गांव वाले भी बदलने लगे। जो लोग पहले उसकी दासी समझकर ताने मारते थे, वे अब उसके घर आते काम मांगने लगे। किरण, तुम्हारे पास बताओ कि बीज कब डाले, कहते। किरण चुपचाप काम कर जाती। उसके सांसों में अब कम अपमान, ज्यादा आत्मविश्वास था। वह समझ चुकी थी कि उसकी पहचान उसके कर्मों से बनेगी, चेहरे से नहीं। उधर हवेली में भी हलचल थी। सविता की शादी बड़े ढंग से हुई, लेकिन दूल्हे वाले परिवार को सविता की सादगी कम लगी। शान शौकत उनके लिए सब कुछ थी। कुछ महीनों के भीतर ही दुल्हन नए घर में दरकिनार होने लगी। सास ससुर के मट्ठे ठंडे व्यवहार ने सविता की हंसी छीन ली। हरिदत्त और उसकी पत्नी ने सोचा, हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर भी क्यों सब उल्टा पड़ गया। उनके मन में धीरे धीरे पछतावा आने लगा, पर कबूल करना कठिन था। 1 साल बाद गांव में सुख और दुष्काल दोनों हुए। एक बार जोरदार बाहर नहीं आई, खेतों में सूखा पड़ गया। जानकी के छोटे से खेत की फसल भी असफल दिखी। गांव वाले परेशान हुए। अनाज के दाम बढ़े। कई लोग मदद की गुहार लेकर किरण के पास आए। किरण ने गांव वालों को एक साथ जुटाया। हम मिलकर मिट्टी में पानी बचाने के उपाय करेंगे, छोटी बावड़ी खोदेंगे और फसल विविध कर देंगे। उसने शहर से कर्ज लेकर बीज खरीदे। गांव वालों से मिलकर चक्रव्यूह सा काम बांट दिया। किरण की पहल ने कुछ ही महीनों में लोच दिखाई। लोगों ने मिलकर पानी बचाया और छोटी सी फसलों ने चिंता को कम किया। जानकी के खेत से भी कुछ उपज निकल आई। गांव में अब किरण की इज्जत बढ़ी। लोगों ने उसको सम्मान से बुलाया। एक दिन गांव की मीटिंग में हरिदत्त का भी पैर आया। यह सुनकर कुछ लोग हैरान हुए। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमारी सोच दिखावे वाली थी। हमने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। उस पल में किरण के मन में कई लहरें उठीं। वो गुस्सा, वो दर्द जो सालों से दबी हुई थी। पर उसने गहरी सांस ली और कहा, पिता, आपसे शिकायत करने का वक्त बहुत था। आपने जो कहा उसने मुझे आघात दिया, पर मैंने दुनिया को लड़ने का तरीका सीखा। माफ करना आसान नहीं, पर मैं नफरत नहीं पालना चाहती। अगर आपकी मंशा सच्ची है तो आप काम करके दिखाइए, अपने शब्दों से नहीं, कर्म से। हरिदत्त को किरण की यह शांति और गरिमा कुछ भारी लगी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर विकास के कामों में हाथ बांधा, आवश्यक धन दिया, पर काम किरण ने और गांव वालों ने मिलकर किया। धीरे धीरे हवेली के दरवाजे भी खुलने लगे। हरिदत्त ने महसूस कर लिया कि असली मोल प्यार और इज्जत में है, चेहरे की चमक में नहीं। सविता की जिंदगी भी बदली। शुरू में वह जहां नई फुसरत में थी, वहीं उसकी आंखें अब झील जैसी शांत हो गईं। उसने समझा कि सुंदरता अकेले खुशियां ये नहीं दिलाती। उसने किरण के पास आकर हाथ जोड़ा। बहन, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। मुझसे गलती हुई। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ उसे गले लगाया। नैतिक विजय का यह पल दोनों के लिए बड़ा था। लेकिन किरण ने कहीं, मैं वापस हवेली में नहीं जाऊंगी। मेरा घर अब वही है जहां मेरा काम है। आपने मुझे सिखाया, बाहर जाना, खुद के दम पर टिकना। मुझे यहाँ रहने में खुशी मिलती है। हरिदत्त ने आंसुओं से झिलमिलाते शब्दों में कहा, जगह जहां भी हो, खुश रह, पर जरूर लौट आना जब भी तुझे अपनी माँ बाप की जरूरत लगे। किरण ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि माफी और अपनापन पाने का अर्थ यह नहीं कि वहीं लौटकर उसी तरह की निर्भरता स्वीकार ले। उसने अपने पथ को चुना, स्वतंत्रता और दूसरों की सेवा का मिला-जुला रास्ता। समाप्ति में गांव ने एक छोटी सी पाठशाला खोली।
जहां किरण ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। उसके पद पर एक तालाब कटवाया गया जिसमें गांव का पानी सहेजा जाता था। उसके नाम पर किरण वाटर हाउस रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि उजाला सिर्फ रंग से नहीं, कर्म से आता है। किरण खिड़की पर खड़ी होकर सांझ के सुनहरे अंजनों में गांव को देखती। लहरों में उसका चेहरा गुम नहीं था, पर उसकी आंखों में शांति थी। उसने खुद से कहा, मेरा रंग मेरा दोष नहीं है, मेरा दिल मेरी शान है। और उसी शान के साथ किरण ने आगे की जिंदगी को अपनाया, दया, धैर्य और असलियत की मूरत बनकर।